तो कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स का, जिसका नाम है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें हम एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इनकम टैक्स के अंदर क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा इंडिया का, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो इस चैप्टर में पहली चीज़ हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे, और दूसरी उस रेसिडेंशियल इनकम के बेसिस पे कौन सी इनकम उसके हैंड में इनकम का पार्ट बनेगी और कौन सा नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ। रेसिडेंशियल स्टेटस: The incidence of tax on any assessee depend upon his residential status. किसी पर्सन के ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स कितना है, कौन कौन सी इनकम उसके हैंड में आएगी, कौन से नहीं आएगी, और प्योरली डिपेंड करता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है जी सर। द रेसिडेंशियल स्टेटस of assessee must be ascertained with reference to each previous year. हमें जो रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है वो हर प्रीवियस ईयर के लिए करना है। ये नहीं कि एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया तो आने वाले सालों में भी वही चलता रहेगा, नहीं, हमें हर प्रीवियस ईयर का अलग से रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करके चलना है। ठीक है, हर प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करके चलना है। हो सकता है कि पर्सन एक साल के लिए रेसिडेंट हो और दूसरे साल के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाए, पॉसिबिलिटी है। अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो रेसिडेंट, नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। तो हम हर साल कैलकुलेट करके चलेंगे। जरूरी नहीं है कि जो एक साल रेसिडेंट है तो अगले साल नॉन रेसिडेंट नहीं बने, और एक पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो अगले साल भी नॉन रेसिडेंट ही रहेगा, हो सकता है वो रेसिडेंट बन जाए। तो हमें हर साल इसको कैलकुलेट करके चलना है। ठीक है, कि वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है निकालना है, हर हर साल निकालना है अपने को। अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन 1 year में बिकम नॉन रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट है तो रेसिडेंट बन सकता है। सर इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, अभी देखते हैं इसको कि क्या चीज़ है ये। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, हमारे असेसीज कितने होते हैं सर? इंडिविजुअल, अच्छा, हाँ सर। उसके बाद आता है हमारा HUF। HUF के बाद फॉर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, EOP, BOI, और AJP, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो इतने पर्सन की डेफिनेशन में कवर है इनकम टैक्स के अंदर। अब इसमें से जो हमारा इंडिविजुअल और HUF है, ठीक है, और बाकी को अलग कैटेगरी में रखा गया है। क्यों सर, अभी देखते हैं। जो हमारा इंडिविजुअल HUF है वो हमारा रेसिडेंट हो सकता है और नॉन रेसिडेंट हो सकता है। अच्छा सर। हम्म। और बाकी अदर देन इंडिविजुअल और HUF है वो हमारा रेसिडेंट हो सकता है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है। तो दोनों तो सर सेम ही है।
बिल्कुल यहाँ तक सेम है। उसके बाद इंडिविजुअल एचयूएफ में अगर नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर रेसिडेंट बन गया तो फर्दर दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करेंगे। फर्दर दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का कुछ ऊपर ऊपर से मैंने ओवरव्यू दिया है आपका। जो इंडिविजुअल एचयूएफ है उसको हम क्लासिफाई करेंगे पहले रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट में। ठीक है सर। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को भी हम रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में क्लासिफाई करेंगे। लेकिन लेकिन जो इंडिविजुअल एचयूएफ है नॉन रेसिडेंट है तो कहानी वही खत्म। लेकिन अगर रेसिडेंट बन गया तो उसको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। इनका सर क्या यूज है? यूज हम आगे समझेंगे कि यूज क्या है। इनके बेसिस पे इनके बेसिस पे कौन कौन से इनकम पर्सन की जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका पार्ट बनेगी नहीं बनेगी, ये कैलकुलेट होगा। ठीक है। इसी रेसिडेंशियल स्टेटस के बीच में के बेसिस पे। ठीक है जी सर। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। एक हो गया रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और थर्ड नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में क्लासिफाई कर लेंगे। उसके बाद रेसिडेंट अगर है तो फिर दोबारा से कंडीशन दे रखी है उसको चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और उसके बेसिस पे हमारा इनकम टैक्सेबल होगा। इनकम उसके हैंड में इंक्लूड होगी। ठीक है। ठीक है सर। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में या तो वो पर्सन रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। बट इंडिविजुअल के केस में क्या हो सकता है सर? अगर रेसिडेंट हुआ तो हम फर्दर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन अदर्स के केस में या तो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट, कहानी वही खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है। ओके सर। चलिए अब रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले इंडिविजुअल का देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकल के आता है। ठीक है सर। चलिए, an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfy any one of following condition। कहने का मतलब इंडिविजुअल रेसिडेंट तब बनेगा जब नीचे दी गई हुई कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा सर। हाँ, पहली कंडीशन है, ध्यान से मार्क कर लीजिएगा, एनी वन लिखा है। दो दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा वो इंडिविजुअल। क्लियर है? और सर दोनों हो गई तो बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो। अगर दोनों की दोनों नहीं हुई तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी हुई तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो क्या है पहली कंडीशन? ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। 182 डेज और मोर कहने का मतलब
पहली कंडीशन है कि वो इंडिया में 182 दिन 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और या तो ये सेटिस्फाई हो या ये, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर पहली सेटिस्फाई नहीं होती, देन he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 60 days in the relevant previous year। क्या मतलब हुआ सर? पता नहीं क्या मतलब हुआ, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। चलिए आराम से समझते हैं अब इसको, यहाँ पे डायग्राम बना के समझते हैं। पहली कंडीशन है वो पर्सन का जो स्टे है इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा सर? हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा 23-24। तो 23-24 की हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग हमें रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन जब हम चेक करेंगे, पहली कंडीशन क्या है कि जो उसका स्टे है इंडिया में रहा है वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में, तो रेसिडेंट हो जाएगा इंडिया का। सर नहीं रहा, फिर अगर नहीं रहा फिर हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। दूसरी कंडीशन बोलता है कि जो इसका स्टे है 60 डेज जो उसका स्टे है 60 डेज और मोर हो इन प्रीवियस ईयर। पी वाई का मतलब है प्रीवियस ईयर, हम शॉर्ट में लिखते हैं पी वाई एंड ए वाई। सॉरी, ए वाई का क्या मतलब है? असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया मैंने पी वाई, प्रीवियस ईयर। तो स्टे 60 डेज और मोर इन अ प्रीवियस ईयर्स, 60 दिन या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रहता है। ठीक है, प्लस स्टेड 365 डेज और मोर इन previous years immediately preceding the relevant previous year। ये क्या है सर? चलिए अब इसको हम समझते हैं। 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहा हो और उस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में देखेंगे, उस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में देखेंगे, अगर वो 365 डेज और मोर रहा है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्योंकि अभी तक हमें प्रीवियस ईयर सुनने की आदत नहीं है। हमें प्रीवियस ईयर सुन के लगेगा कि ईयर के पिछला साल, जो अभी ईयर चल रहा है उससे पिछला साल, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसमें पर्सन ने इनकम अर्न करी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें।
और धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी प्रीवियस ईयर की। तो हमारे लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है सर 23-24, और असेसमेंट ईयर रिलेवेंट कौन सा है सर 24-25। तो प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 डेज रह लेता है, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा रह लेता है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी और रेसिडेंट बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। ये मान लीजिए फुलफिल नहीं हो पाई, देन 60 दिन या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रहता है। हाँ सर, और उसके पिछले 4 साल, उसके पिछले 4 साल मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया ये 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20। ठीक है, तो इन चारों प्रीवियस ईयर में, इन चारों प्रीवियस ईयर में टोटल वो 365 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए, रहा हो। ठीक है, 60 डेज प्रीवियस ईयर में प्लस पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर रहा हो। प्रीवियस ईयर में कितना रहा हो 60 डेज, और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर रहा है, देन वो कंडीशन फुलफिल कर देगा और वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये कंडीशन है। अब दोबारा से पढ़ते हैं, आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा। ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more। ये बात कर रहा है, ये वाली लाइन बात कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक का, कि जो पर्सन है प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए, प्लस उसके बाद क्या आ रहा है एंड प्रीवियस ईयर में हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में रहना चाहिए, 60 दिन इंडिया में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि क्या वो 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है प्रीवियस ईयर में। आंसर अगर हाँ है तो हमारी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है, वो रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो देन हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी क्या है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए, 60 दिन के लिए प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल फिर देखेंगे उसमें कितना होना चाहिए 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है सर। तो दोनों को देखेंगे, दोनों इसमें एक ही कंडीशन थी, इसमें इसी के अंदर 2 कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन होना चाहिए, उससे पिछले 4 साल 365 डेज होना चाहिए, दोनों कंडीशन है। मान लीजिए 60 दिन है लेकिन ये 365 से कम है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ पे आपका 60 से कम है तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया हो, तो वैसे ही नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स दे रखे हैं जो स्टे इन इंडिया का मतलब है। इसका मतलब है कि वो ज़मीन पे ही रहना चाहिए? नहीं सर, अगर वो पानी में भी है, जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, जो कि इंडिया के कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, अगर वो जहाज़ में वहीं पे घूमे जा रहा है, शिप में बैठ के घूमे जा रहा है पूरे साल, तो भी वो माना जाएगा कि इंडिया में ही है, और उसको उसके अकॉर्डिंगली वो पीरियड कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा। ठीक है, तो टेरिटोरियल वाटर में भी अगर है वो इंडिया के, तो भी उनको मानेंगे कि वो इंडिया में रहा है, स्टे में वो भी इंक्लूड होता है हमारा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूअस और एक्टिव। ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन इंडिया में रह रहा है कंटिन्यूअस होना चाहिए, या फिर जहाँ उसका घर है वहीं होना चाहिए, जहाँ बिजनेस करता है वहाँ होना चाहिए, या फिर
जहाँ जॉब करता है वहाँ होना चाहिए। वो कहीं भी इंडिया में कहीं भी रह सकता है और ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस ही रहना है। कोई पर्सन एक महीना आता है इंडिया के बाहर से, रहता है, फिर चला जाता है, फिर कुछ दिन के लिए आता है, रहता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर रहता है, फिर चला जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस होना चाहिए कि एक बार आ गए तो 182 डेज कंटिन्यूसली रह के ही जाना है मुझे, या 60 डेज रह के ही जाना है, नहीं। इन कंटिन्यूस फॉर्म में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली उसको रहना ही है तभी फुलफिल होगा ना। क्लियर है जी सर। For the purpose of counting the number of a day stayed in India, both the date of departure as well as date of arrival are considered to be in India. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या सर? यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि सर जिस दिन पर्सन जा रहा है इंडिया छोड़ के, या फिर जिस दिन पर्सन इंडिया में आ रहा है, उन डेट का क्या करेंगे? इंडिया में रहा वो तो समझ में आता है, लेकिन कोई पर्सन किसी दिन इंडिया को छोड़ के जा रहा है, जिस दिन डिपार्चर है उसका, या फिर जिस दिन उसका अराइवल है, उन डेट्स का क्या करेंगे? तो इनकम टैक्स इस पे बोलता है कि डेट ऑफ डिपार्चर, जिस दिन पर्सन इंडिया छोड़ के गया, और डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन पर्सन इंडिया में आया, वो दोनों ही डेट इंक्लूड करके चलेंगे। हम मानेंगे कि वो इंडिया में है, उसको इंक्लूड करके चलेंगे। स्टे पीरियड जब निकालेंगे तो मान के चलेंगे कि दोनों दिन वो इंडिया में रहा। ठीक है, तो वही बोला गया है, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज द डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। ठीक है, डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे तो इंक्लूड करके चलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर। द रेसिडेंट of individual for a income tax purpose has nothing to do with citizenship, place of birth, domicile. An individual can therefore be resident in more countries for a tax purpose than one, even though they can have only one domicile. ये क्या चीज़ है? अब देखिए, एक अभी हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा है ना, एक होता है हमारा सिटीजनशिप। दोनों को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। सिटीजनशिप हमारे किसी भी एक कंट्री का हो सकता है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस एक ही प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारे कंट्रीज का वो पर्सन रेसिडेंट हो सकता है। सिटीजनशिप जो होती है बाय बर्थ मिलती है। इंडिया में मान बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि अक्षय कुमार है, आलिया भट्ट है, कैटरीना कैफ है। ये क्या है, इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंडिया में रहते हैं, इसीलिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है इनके पास, तो हमें सिटीजनशिप नहीं देखनी है इनकम कैलकुलेट करने के लिए। क्या देखना है? रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। हाँ जी बच्चों, सॉल्व किया आपने? नहीं सर, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, चलिए, अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सर। कहाँ गया? ये रहा। मिस्टर एक्स, फॉरेन सिटीजन, केम टू इंडिया ऑन अ विजिट ऑन 1st May 2003 and stayed in India up to 31st October 2023. He left India on 1st November 2023 and never returned during financial year 23-24. Whether he is resident or non-resident of India for previous year 23-24, 24-25. सर क्वेश्चन ही गलत है सर। आप यहाँ पे लिख रहे हो कि 31 तारीख तक इंडिया में रहा और 1 तारीख को छोड़ के चला गया, ऐसे कैसे? मान लीजिए वो 31 तारीख की रात को गया 12 बजे के बाद, फिर कैसे करेंगे सर? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, डेज कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करें, सिंपल सा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अगर
आया, वैसे तो नहीं आता है डेट कैलकुलेट करने को, लेकिन अगर आया, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में इसमें लिख के कैलकुलेट नहीं करते। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको लिख के मंथ वाइज कैलकुलेट करना है कि कितने दिन होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो करते हैं कैलकुलेट। मई 23, मई से ही इंडिया में आया था ना? हाँ सर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाला इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? सर वहाँ पे तो ऊपर आपने नोट में लिखा हुआ था कि डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर दोनों ही इंक्लूड होंगे, तो सर करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 तारीख लिखा हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए डेट कैलकुलेट करते हैं। मई में कितने दिन होते हैं? सर 31 दिन होते हैं। सर दिन भी देखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, डेज आपको पता होने चाहिए कि किस महीने में कितने दिन आते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा 23-24 है, ये क्या है? 24 हमारा लीप ईयर है। इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे सर। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। हर उसमें 365 डेज होते हैं, बट क्योंकि 2024 हमारा क्या है? लीप ईयर है, उसमें जो फरवरी है उसमें 29 दिन होंगे। ठीक है, तो ध्यान से कैलकुलेट करना है डेज। जून में सर 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में सर 30, अक्टूबर में 31, और नवंबर में 1 दिन। 1 दिन रहा इंडिया में। टोटल कीजिए कितना आता है। अभी हम कौन सा डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने दिन वो इंडिया में रहा? 31 प्लस 30, फिर 31, फिर 31, 30, इकत हो 31, 30, 31, 31, 30, 31 और 1। सर 185 डेज आया सर। अच्छा, आप कंडीशन को चेक कीजिए क्या फुलफिल कर रहा है, कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसको चेक कीजिए। पहली कंडीशन क्या थी? सर पहली कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सर 185 डेज है, पहली कंडीशन ही फुलफिल हो गई। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। और मान लीजिए ये फुलफिल नहीं होता तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे कंडीशन पढ़ी थी कि ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज, यहीं पे फुलफिल कर दी इसने कंडीशन। अगर नहीं करता तो फिर दूसरी वाली कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सेकंड एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर वाई, अ फॉरेन सिटीजन, स्टेड इन इंडिया फॉर जस्ट 69 डेज and 60 days, 70 days, 65 and 170 days during the previous year 1920, 2021, 21, 22, 23, 22, 23 respectively. Determine his residential status for the assessment year 24-25। ये क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आया। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि इसको हम इधर नोट डाउन कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। प्रीवियस ईयर, इसको मिटा दूं या रुकिए यहाँ पे डायग्राम ही बना लेते हैं। ये हमारा 23-24 प्रीवियस ईयर 23-24, ये हमारा प्रीवियस ईयर
22-23, ये हमारा प्रीवियस ईयर 21-22, ये हमारा प्रीवियस ईयर 20-21, और ये हमारा प्रीवियस 19-20। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पर्सन है 22-23 में 69 डेज रहा है। अच्छा सर, हाँ। और 60 डेज रहा है आपका 19-20 में, 70 डेज रहा है 20-21 में, 65 डेज रहा है 21-22 में, और 170 डेज रहा है 22-23 में। ठीक है, ये डेज दे रखे हैं आपको, आपको कैलकुलेट करना है कि ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं 182 डेज वाली। सर फुलफिल नहीं हो पा रही है, पहली कंडीशन 182 डेज वाली फुलफिल नहीं हुई। दूसरी चेक करते हैं, सेकंड क्या था सर, 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22-23, 60 डेज से ऊपर है, हाँ सर 69 डेज है, तो ये हो गया प्लस। और क्या था सर, 365 डेज और मोर इन ईयर्स, इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर होना चाहिए पिछले 4 साल में। ठीक है, तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है सर? 60 डेज भी है और ये मिला के कितना होता है, देखिए 60 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 170 कितना होता है सर? 365 ही हो रहा है सर, क्या करें सर? कंडीशन में क्या है, 365 से ज़्यादा होना चाहिए या 365 डेज और मोर होना चाहिए? सर 365 डेज और मोर होना चाहिए, तो इक्वल टू भी चलेगा उसमें, हाँ सर। तो ये पर्सन क्या बन जाएगा, हमारा रेसिडेंट बन जाएगा। हाँ जी, तो क्लियर है ये दोनों एग्जाम्पल? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जनरल रूल है कि 182 डेज और 60 डेज वाला जो कंडीशन दे रखी है पहली और दूसरी, उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन दिया गया हुआ है, उन केसेस में जो हमारा 60 डेज वाला क्राइटेरिया है वो नहीं लगता है, उसमें सिर्फ हम 182 डेज वाला ही कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो रेसिडेंट बन जाएंगे, नहीं करते तो रेसिडेंट नहीं बनेंगे। ठीक है, कौन से 2 केसेस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप और फॉर पर्पजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया को छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहे हैं इंडिया से बाहर, या फिर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। क्रू मेंबर कौन होते हैं, जो जहाज को चलाते हैं, उनको बोलते हैं। आपने शिप देखा है, पानी वाला शिप? हाँ सर देखा है। तो उस पर अगर कोई इंडियन सिटीजन जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू, ठीक है, या फिर कोई इंडियन सिटीजन जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उस केसेस में हमें 182 डेज वाली ही कंडीशन सिर्फ चेक करनी है, 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करनी है। अगर 182 डेज और मोर वाली कंडीशन फुलफिल है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर।
दूसरी दूसरी कौन सी है सर? दूसरा है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India comes on a visit to India during the relevant previous year। यहाँ पे बात की गई है अगर कोई इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर रहता है, इंडिया में विजिट पे आता है, घूमने फिरने आता है, अपने रिलेटिव से मिलने आता है, किसी भी पर्पज से आता है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है सर? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है वो पर्सन जिसके A person is said to be Indian origin if he or either of his parents, either of his grandparents are born in undivided India। या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी, कोई भी either of parents या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड फैमिली में बोर्न हुए हैं, तो उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अनडिवाइडेड में क्या आ जाएगा सर? पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश, मतलब डिवाइड होने से पहले वाला जो इंडिया है उस टाइम पे अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी इधर दोनों में से कोई भी पेरेंट्स अगर बोर्न हुए हैं अनडिवाइडेड फैमिली में, ठीक है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट दोनों में से कोई भी, आइदर पेरेंट्स, आइदर या तो मदर या फादर, दादा या दादी, कोई भी क्या हुआ हो, बोर्न हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुआ हो। ठीक है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया से बाहर है, इंडिया पे विजिट पे आता है, इंडिया पे विजिट पे आता है किसी भी पर्पज से ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 182 डेज और मोर वाली क्राइटेरिया को ही सिर्फ चेक करेंगे, 60 डेज वाली क्राइटेरिया चेक नहीं करेंगे। 182 डेज वाली फुलफिल करता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, नहीं तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। देखिए, above category of individuals will be treated as resident in India if only the period of their stay during the relevant previous year amount to 182 days or more। जो 60 डेज वाली कंडीशन है सेकंड वाली, वो इसमें हमें चेक नहीं करनी है। 60 डेज प्लस 65 डेज वाला जो था प्रीसीडिंग 4 ईयर्स वाला, वो अपने को चेक नहीं करना है। 182 डेज वाली फुलफिल है तो ठीक है, नहीं है तो कहानी खत्म, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे दिक्कत आती है सर, जो पर्सन एज अ मेंबर ऑफ क्रू जा रहा है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? वहाँ पे तो आपने बता दिया कि डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर एरोप्लेन से जा रहा है तो इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे सर? शिप पे जा रहे हो? हाँ, क्वेश्चन तो सही है आपका। तो इसके लिए इनकम टैक्स में बताया गया है, इनकम टैक्स में बताया गया कि कैसे कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स में बताया गया है कि जब पर्सन शिप पे ज्वाइन करता है, ये क्या है? ये शिप है सर। अच्छा, बहुत छोटा शिप सर लग रहा है समझाने के लिए। हाँ, तो इस शिप पे एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहने के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम ऑफिसेज में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगे रहते हैं, अटेंडेंस शीट लगी, अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, वहाँ पे पर्सन जब जाता है तो साइन करता है कि इतने बजे आया, इतने बजे गया। सेम शिप पे जब पर्सन जाते हैं तो उनको एक रजिस्टर रहता है, उसको साइन करना पड़ता है कि मैंने इस दिन शिप को ज्वाइन किया, इस दिन शिप को ज्वाइन किया। तो उस दिन से लेके शिप जब वापस आएगा, एंट्री कर दी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में। फिर जिस दिन यहाँ से साइन ऑफ करेगा, जैसे हम इन आउट का टाइम डालते हैं कहीं भी जाते हैं ना, मान लीजिए ऑफिस में एम्प्लॉयज जाते हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर में टाइम डालते हैं कि इतने बजे सुबह आया और शाम को इतने बजे गया।
तो साइन ऑफ का मतलब हो गया आउट। जैसे हम फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं, साइन आउट करते हैं, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है कि हमने फेसबुक पे कितना टाइम बिताया। तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? साइन इन और साइन आउट के बीच में जितना भी टाइम है उतना हमने उस पर बिताया, सेम इतना टाइम पीरियड हमने क्या किया, शिप पे बिताया, शिप पे बिताया, ठीक है। इतना पीरियड हमने शिप पे बिताया, तो इतना दिन हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। पूरे साल में से इतना दिन एक्सक्लूड करेंगे, बाकी का टाइम वो इंडिया में ही रहा, सिंपल सी बात है। इतने टाइम वो शिप पे रहा तो बाकी टाइम क्या रहा, इंडिया में रहा। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। In case of individual being a citizen of India and a member of crew of ship, the period of stay in India shall, in respect of eligible voyage, not include the following period. voyage मतलब क्या होता है सर? लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी। पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड हम छोड़ देंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? द डेट एंटर्ड इन टू अ कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, जब शिप ज्वाइन किया, एंड डेट एंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय द सेड इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप, जब ज्वाइन किया और वहां से लेके जब साइन ऑफ किया, दोनों के बीच का जो भी पीरियड आएगा उसको हम पूरे साल में से माइनस कर देंगे, तो बाकी का पीरियड वो इंडिया में रहा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। हाँ सर, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर आनंद इज अ इंडियन सिटीजन। अरे सर अगर फॉरेन सिटीजन होगा तो, फॉरेन सिटीजन होगा तो वो जहाज पे जा रहा होगा तो फिर क्या करेंगे? तो सर फिर उसमें 182 डेज और 60 डेज दोनों वाली क्राइटेरिया चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। ये किसके लिए है? जो सिर्फ इंडियन सिटीजन है और एज अ मेंबर ऑफ क्रू जा रहा है इंडियन शिप का, ठीक है। अगर फॉरेन सिटीजन जा रहा है तो उसके केस में 182 डेज और 60 डेज, दो दो कंडीशन थी, वो दोनों ही चेक करेंगे हम, दोनों में से कोई भी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, मिस्टर आनंद इज अ इंडियन सिटीजन and a member of crew in a Singapore bound Indian ship engaged in a carriage of passenger in an international traffic departing from Chennai port on 6 June 2023. Following are the detail for the previous year. Determine his residential status, ठीक है। लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में उसकी जो ये है क्या बोलते हैं उसको, स्टे है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 23-24 400 है। तो हमें निकालना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। ये हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, ठीक है। हमें यहाँ का कैलकुलेट करना है और दे रखा है कि पिछले 4 साल में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में वो 400 दिन इंडिया में रहा है, ठीक है। हमें निकालना है कि रेसिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं कि शिप पे कितने टाइम रहा है, शिप पे कितने टाइम रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया आपका 25, 6 तारीख से 30, 25, फिर जून में आ गया 30, सॉरी जून में आ गया 25, फिर 30, जुलाई में 31, 31, 31, 30, 31, 30 और 9,
इतने दिन वो शिप पे रहा है। चलो कैलकुलेट करते हैं। 25, 31, 31, 30, 31, 30 और 9, ये आता है आपका 187। कहने का मतलब वो 187 डेज शिप पे है, 187 डेज शिप पे है। तो इंडिया में कितने दिन रहा, इंडिया में कितने दिन रहा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए, मान लीजिए कोई बोलता है कि एक पर्सन साल भर में 100 दिन घर से बाहर रहता है, तो घर में कितने दिन रहेगा? पूरे साल में जितने दिन होते हैं उससे माइनस कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में कितने दिन होंगे, इस ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि ये 2024 जो है लीप ईयर है, फरवरी में 29 दिन होंगे इसमें। तो सर वैसे तो 365 डेज होते हैं सर, लेकिन इसमें होंगे 366 डेज। उसमें से माइनस कर दीजिए 187, कितना निकल के आता है? 179 डेज। 179 डेज वो इंडिया में रहा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। अब बताइए क्या ये रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा, क्या होगा? सर सर 182 डेज से सर कम है, 60 डेज वाला लगा दे क्या? मैंने अभी क्या बताया था आपको, क्या बताया था सर? कि अगर इंडियन सिटीजन एज अ मेंबर ऑफ क्रू इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडियन शिप का, तो उसके केस में 60 डेज वाला एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो 60 डेज वाला हमें चेक ही नहीं करना है इस केस में। 182 डेज वाला अगर फुलफिल है तो ठीक है, नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। इंडियन सिटीजन who lives India during the relevant previous year as a member of crew of Indian ship। फॉरेन शिप हुआ तो फिर 182 डेज और 60 डेज वाला लगा लेंगे, और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है। और दूसरा था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इन दोनों केसेस में हम 182 डेज वाली ही कंडीशन चेक करेंगे सिर्फ, 60 दिन वाली और प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स वाली हम क्राइटेरिया को चेक नहीं करेंगे। ठीक है सर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं पहले, नॉन रेसिडेंट। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7631399189, और या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ओके, टेक केयर।